Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 20th September. सबसे पहले एक previous year question देखेंगे. Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the recent past? हमें पता है broken rice की वजह से राइस काफी ज्यादा न्यूज में है, इसलिए हम उसको काफी बार कवर कर चुके हैं. ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है. फर्स्ट क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सेकंड गवर्नमेंट ट्रेडिंग. थर्ड गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग. फोर्थ कंज्यूमर सब्सिडीज. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 1, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3, 4 मतलब ऑल ऑफ द अबव. आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है. इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योर देख लेते हैं. No responsibility of government is more fundamental than responsibility of maintaining higher standards of ethical behavior. किसकी क्योट है ये? जॉन एफ कैनेडी की. इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है. आपको जीएस पेपर 2 में, एथिक्स में, ऐसे में कहीं भी ये हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास रिलेटेड है डेथ पेनल्टी से. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी के पास फेयर हियरिंग का चांस है. सुप्रीम कोर्ट ने फेयर हियरिंग को प्रमोट किया है, मूट किया है. क्या कहा है कि कोई भी ऐसा एक्यूज है जिसे डेथ पेनल्टी मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, उसके पास ये वैल्यूएबल राइट है, उसका ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने ऐसे मिटिगेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट कर सके जिससे उसकी डेथ सेंटेंस को थोड़ा कम कर दिया जाए, इस सीवियरिटी को कम कर दिया जाए. क्योंकि हमें पता है जो डेथ पेनल्टी है एक्सट्रीम सेंटेंस है, डेथ से ऊपर, किसी व्यक्ति की जान से ऊपर कुछ भी नहीं है. तो इसलिए किसी भी एक्यूज के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट कर सके कि उसकी जो एक्सट्रीम पेनल्टी है डेथ की, उसको थोड़ा लेस सीवियर कर दिया जाए. मतलब चाहे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाए, लेकिन उसे थोड़ा सा लेस सीवियर कर दिया जाए. और कोर्ट ने क्या कहा है कि स्टेट के पास तो चांस होता है कि जब भी ट्रायल किसी एक्यूज का चल रहा होता है, उसके दौरान वो कोर्ट के सामने जो भी एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन एक्यूज्ड के सामने अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को शो करने का चांस केवल कन्विक्शन के बाद आता है. उसके बाद मतलब एक तरह से उसकी डेथ पेनल्टी आ जाती है जब उसे ये सुना दिया जाता है कि उसे मौत की सज़ा होने वाली है. उसके बाद उसके पास ये चांस आता है कि वो अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस शो कर पाए. तो कोर्ट ने कहा है कि ये केवल नाम के लिए उसके पास राइट है, ये रियल और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी नहीं है. इसलिए किसी भी एक्यूज्ड को जिसको डेथ पेनल्टी मिली है उसको एक रियल और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को प्रेजेंट करने की, ना कि कोई एक फॉर्मल हियरिंग जो एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए. उसे रियल सेंसेस में एक चांस मिलना चाहिए. और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है या डिसीजन सुना है या फिर एक अपना ओपिनियन दिया है, इससे ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो डेथ पेनल्टी से दूरी बना रहा है. मतलब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है, इससे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. और इससे ये डिबेट भी सॉल्व हो जाएगी कि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, इसको क्या ट्रायल कोर्ट हैं वो ऐसे ही कैजुअली एडमिनिस्टर कर सकते हैं या नहीं. मतलब ट्रायल कोर्ट्स भी डेथ पेनल्टी के जो केसेस हैं उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं या नहीं. इस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. हमारे जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने भी सेम डे सेंटेंसिंग को अपोज किया था. उन्होंने ये कहा था कि पूरी प्रोसीडिंग्स हो जाए, उनको एडजर्न एक बार कर देना चाहिए, सो दैट कि जो पर्सन है जिसको डेथ सेंटेंस मिली है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उस टाइम उसके पास और डिफेंस टीम के पास इतना टाइम बच जाए कि वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स कलेक्ट कर पाए. मतलब एकदम से किसी को मतलब डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई और प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करके सिंपली उसके लिए काम कर दिया गया. उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है. उन्होंने कहा है थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए और वो टाइम मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कलेक्ट करने में यूज़ किया जाना चाहिए. इसमें यही था. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है जो बाइडन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ताइवान को डिफेंड करने की बात की है और इससे बीजिंग को प्रॉब्लम हो गई है. अभी तक यूएस की पॉलिसी क्या रही है? यूएस एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी की पॉलिसी लेके चला है ताइवान के क्वेश्चन के ऊपर. और यूएस में जो बाइडन से पहले एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैं, उन्होंने ऐसी कुछ अपनी पॉलिसी रखी है कि उन्होंने चाइना को भी डेटर किया है और ताइवान को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने से डिस्करेज किया है. मतलब दोनों को बैलेंस लेके चले हैं. लेकिन ये जो बाइडन की गवर्नमेंट आई है, एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने थोड़ा सा ताइवान को फेवर किया है.
इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या कहा है कि यूएस जो है उसने अपनी जो कमिटमेंट्स थी चाइना के साथ उनको वायलेट किया है, सीरियसली इसको वायलेट कर रहा है। और 3 जॉइंट कम्युनिकेट्स बनाए थे दोनों कंट्रीज ने साथ में, यूएस और चाइना ने, उनको भी यूएस वायलेट कर रहा है। क्योंकि ताइवान की इंडिपेंडेंस को मैंने आपको बताया यूएस सपोर्ट कर रहा है, और ताइवान की जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनको ये एक तरह से सिग्नल दे रहा है यूएस कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे चाइना को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ताइवान के बारे में पढ़ना, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना। ताइवान, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जो चाइना है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये एक ईस्ट एशिया की कंट्री है और जापान और फिलीपींस के बीच में सबसे बड़ा लैंड मास है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये ईस्ट और साउथ चाइना सी के जंक्शन पे लोकेटेड है। हमारे वर्ल्ड के ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ताइवान से आते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स के लिए पूरा वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो ताइवान पे रिलायंट करती है। 13 कंट्रीज ऐसी है वेटिकन सिटी को इंक्लूड करके, जो कि ताइवान को एक सॉवरेन कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करती है। चाइना का क्या रेलिवेंस है? चाइना और ताइवान की जो इकोनॉमिक्स है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। चाइना ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। 515 बिलियन डॉलर्स का दोनों के बीच एक्सपोर्ट वैल्यू रहा है बिटवीन 2017 टू 2021, और यूएस से डबल है ये। मतलब चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताइवान के लिए एज़ कम्पेयर टू यूएस। यूएस ताइवान का सेकंड नेक्स्ट बिगेस्ट पार्टनर है। ताइवान मेनलैंड चाइना के भी क्लोज है, बाकी अदर आइलैंड्स थोड़े दूर हैं, ताइवान सबसे ज़्यादा क्लोज है। और बीजिंग जो है, चाइना जो है वो 1949 से, जब से चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ है तभी से ये ताइवान के आइलैंड पे क्लेम कर रहा है। कुछ ने ये आइडिया लगाया है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया उसको मतलब नाटो की वजह से हुआ था ऑल्दो, तो ये देखा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ चाइना और ताइवान में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यूएस के लिए ताइवान का क्या रेलिवेंस है? ताइवान जो है वो एक ऐसे चेन ऑफ आइलैंड्स के ऊपर आता है जो कि यूएस फ्रेंडली टेरिटरीज हैं। मतलब सारे जो आइलैंड्स हैं वो यूएस फ्रेंडली हैं, इसलिए यूएस एक मतलब इसको ऐसी प्लेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है जहाँ से चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं उनको काउंटर किया जा सके, चाइना को काउंटर किया जा सके। ऑल्दो यूएस के कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ताइवान के साथ, लेकिन ये जो इनके बीच में जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी टाइज बनती है वो बनती है यूएस लॉ या फिर ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 की वजह से, और जिसमें क्या कहा गया है कि यूएस इस आइलैंड को, ताइवान को ऐसे हथियार, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा जिससे खुद को डिफेंड कर सके। और अभी तक यूएस ताइवान के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म्स डीलर रहा है। और मैंने आपको बताया कि यूएस ने अभी तक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी पॉलिसी फॉलो की है। अब इसका स्टैंड ताइवान के लिए थोड़ा चेंज होता दिख रहा है। फर्स्ट आइलैंड चेन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फर्स्ट आइलैंड चेन में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? कुरिल आइलैंड्स, जापानीज आर्किपिलेगो, रुक्यू आइलैंड्स, ताइवान आता है इसलिए मैंने इसको पिक किया है, नॉर्थ वेस्ट फिलीपाइंस और बोर्नियो, ये सभी फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा हैं। ये जो चेन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ईस्ट चाइना सी और फिलीपीन सी प्लस साउथ चाइना सी और सुलू सी, इन सभी के बीच में मैरीटाइम बाउंड्रीज का ये काम करती है। उसके बाद इसी चेन पे बाशी चैनल और मियाको स्ट्रेट भी लोकेटेड है, जो कि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चौक पॉइंट्स हैं। चाइना की मैरीटाइम स्ट्रेटजी या फिर जिसे आइलैंड चेन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्राफ्ट किया था यूएस ने 1940s में, सो दैट वो चाइना और सोवियत यूनियन की मैरीटाइम एम्बिशंस को कैटर कर पाए, मतलब उनको काउंटर कर पाए। इसलिए ये जो आइलैंड चेन स्ट्रेटजी है कौन लेके आया था, ये आपको नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि आइलैंड चेन स्ट्रेटजी किसने डेवलप की थी, किसने क्राफ्ट की थी? ये की थी यूएस ने, टू काउंटर चाइना एंड सोवियत यूनियन मैरीटाइम्स एम्बिशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और, आपको कन्फ्यूजन इस चीज़ में नहीं रखनी है कि वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी एक है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पीपल हैं वो वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हैं, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है और इसकी जो लेजिटिमेसी है वो बीजिंग की गवर्नमेंट के पास ही है। और यूएस ने इस पोजीशन को एक्नॉलेज किया है, लेकिन इसकी वैलिडिटी को
मतलब इसको वैलिड नहीं किया, एक्नॉलेज किया है, मतलब जानता है यूएस की चाइना ऐसा बोलता है, लेकिन यूएस ने अपनी नोड नहीं दी है इसको, और यूएस वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जिसका मतलब क्या है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ही केवल एक चाइना है, और ताइवान के ऊपर अपना कोई स्टैंड नहीं लेता, मतलब कोई रिकॉग्निशन ये ताइवान को नहीं देता कि ये कोई सेपरेट सॉवरेन एंटिटी है, नहीं है, कोई रिकॉग्निशन यूएस उसको नहीं देता है। और सेम टाइम पे यूएस ने जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी ताइवान के ऊपर चाइनीज सॉवरेनिटी मानने से भी इनकार कर दिया है। मतलब यूएस के लिए एक तरह से ताइवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक कोई सॉवरेन एंटिटी है, मतलब यूएस के लिए एक तरह से ताइवान के ऊपर कोई स्टैंड नहीं है यूएस का, ताइवान यूएस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो मेनलैंड है चाइना का, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वही केवल एक चाइना है। यूएस का ये स्टैंड है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन ने कहा है कि जो वीमेन की सेफ्टी के लिए वर्क प्लेस पे हरासमेंट को रोकने के लिए जो लॉ बनाया गया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ढंग से। देख लेते हैं पूरा इशू क्या है कि मैंने बताया दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें कहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा है। और इस एक्ट में क्या कहा गया है कि एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी विद प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब काम करती हुई, अच्छे से काम करती हुई एक ऐसी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। 2019 से 2021 के बीच में क्या देखा गया कि इन ऐसी ये जो LCC है, लोकल कंप्लेंट कमेटी है, इनमें केवल 40 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, और जो कंप्लेंट्स रिसीव हुई उनको भी टाइम बाउंड मैनर में डील नहीं किया गया, मतलब उनको भी अच्छे से सॉल्व नहीं किया गया। और इसका रीज़न क्या दिया जा रहा है, ये जो कमिटीज़ हैं इनको एक डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ना ही इनके पास बजट है, ना ही इनके पास स्टाफ है, इसलिए इनकी फंक्शनिंग जो है वो एक तरह से अफेक्ट होती है, क्रिपल हो जाती है। और मैंने बताया कोई भी डेडिकेटेड रूम या स्टाफ इनकी फंक्शनिंग के लिए अलोकेट नहीं किया गया है, प्लस इनकी अवेयरनेस, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कमिटीज़ एग्जिस्ट भी करती हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि एक एफिशिएंट कंप्लेंट रिसीविंग मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन भी प्लस ऑफलाइन भी। इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। बैकग्राउंड देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 वाले केस में, और इन्हीं गाइडलाइंस ने इस एक्ट का बेसिस फॉर्म किया। इसको सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी कहा जाता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इस एक्ट का क्या है। ये एक्ट वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है, और ऐसे हरासमेंट के लिए एक ऐसे मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए प्रोविज़न देता है जो कि कंप्लेंट्स को डील करेगा। हर एम्प्लॉयर के लिए ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएगा अपने हर ऑफिस में या ब्रांच में जहां 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे। ये जो कंप्लेंट कमेटी है इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी और ये एविडेंस गैदर कर सकती है, एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। कंप्लेंट कमेटी को अगर कंप्लेनेंट कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि इंक्वायरी इनिशिएट करने की बजाय कंसिलिएशन कराया जाए, तो कंप्लेंट कमेटी कंसिलिएशन करवा सकती है। पिनाल प्रोविजंस देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की गई हैं एक्ट में। अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ नॉन कंप्लायंस में पाया गया तो उसको पनिशेबल किया जा सकता है फाइन के साथ, मतलब सज़ा भी दी जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। अगर रिपीटेड वायलेशन किया जाएगा, मतलब एक बार अवेयर करने के बाद, एक बार वार्न करने के बाद फिर से रिपीटेड वायलेशंस किए गए तो ज़्यादा पेनल्टीज़ लगेंगी, और बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई करेगी जो कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वीमेन है और छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स की वीमेन हैं, जैसे छोटा काम कर रही हैं, कोई छोटी दुकानों पे काम कर रही हैं, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे जहां सेक्सुअल हरासमेंट ना होता हो। एक इनिशिएटिव लाई थी हमारी गवर्नमेंट, शी बॉक्स, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था शी बॉक्स, जिसका पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ये एक ऐसा एफर्ट था जहां कोई भी वीमेन, चाहे वो कोई भी काम करती हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज किसी भी सेक्टर में काम करती हो, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में हो, तो वो अपनी कंप्लेंट को
जो भी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड उसकी कंप्लेंट है वो इस सिंगल विंडो पे रजिस्टर करवा सकती है। कोई भी वीमेन जिसको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है वो इस पोर्टल के थ्रू अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती है। एक बार शी बॉक्स के पास कंप्लेंट चली जाएगी तो फिर डायरेक्टली जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी, जो भी उस मैटर में जुरिस्डिक्शन रखती होगी, उसके पास डायरेक्टली ये मैटर पहुंच जाएगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है चांदनी चौक से। चांदनी चौक में जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ हमें पता है उसका रिवैम्प प्लान चल रहा है, उसका फेज़ 2 चल रहा है। फेज़ 1 हो चुका है कंप्लीट, फेज़ 2 चल रहा है और यहाँ ये कहा गया है कि वेरियस पॉइंट्स पे QR कोड्स इंस्टॉल किए जाएंगे। फर्स्ट जो फेज़ था उसमें फोकस था कि इस एरिया को डीकंजेस्ट किया जाए, जो इतनी भीड़ यहाँ रहती है उसको डीकंजेस्ट किया जाए और जो विजिटर्स हैं उनके लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनवाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट फेज़ में ये था। और अब गवर्नमेंट इस नए सेकंड फेज़ में क्या कर रही है कि जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, उनके आर्किटेक्चर को रिवाइव करने पे फोकस कर रही है। इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिकल और मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन को बैलेंस करके मेंटेन किया जाएगा इन्हें। इसमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जो भी हेरिटेज स्ट्रक्चर हैं उनके कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को, उनके ओरिजिनल मटेरियल को कंजर्व करना और रिस्टोर करना, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, जो भी शॉप्स की लाइटनिंग है, इल्यूमिनेशन है, इन सभी को एक तरह से प्रोटेक्ट करना, ये सभी फेज़ 2 में किया जाएगा। QR कोड को इंस्टॉल किया जाएगा सो दैट जो भी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड जैसे ही कोई भी विजिटर उस QR कोड को स्कैन करेगा उसे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास QR कोड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। QR कोड क्या है? एक 2 डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का। QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, जिससे कि जो भी उस कोड के अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है उस पर किसी भी व्यूअर को, किसी भी विजिटर को इंस्टेंट एक्सेस मिल सकता है। कैसे काम करता है ये एक ब्लैक कलर के स्क्वेयर से कंसिस्ट होता है, जिसमें स्क्वेयर ग्रिड में सभी इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है। इसमें अप टू 7089 डिजिट्स हो सकते हैं या फिर 4296 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इनको एक ही कोड में एंटर किया जा सकता है। जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको केवल एक इमेजिंग डिवाइस के थ्रू रीड किया जाएगा, जैसे कैमरा, और जो रिक्वायर्ड डाटा है वो फिर पैटर्न्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहले इसको 1994 में एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी जापान की, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब ये वेबसाइट्स द्वारा काफ़ी वाइडली यूज़ किया जा रहा है। इसके की एप्लीकेशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करना, किसी भी आइटम की आइडेंटिफिकेशन करना, जनरल मार्केटिंग में यूज़ करना। आप ये देख सकते हैं, ये है बारकोड, ये है QR कोड, ये है बारकोड। बारकोड में रेक्टेंगुलर शेप में हमें डाटा मिलता था और ऐसे जब हम जाते थे लेफ़्ट टू राइट तो इसमें डाटा मिलता था, टॉप टू बॉटम कोई डाटा नहीं था। लेकिन इसमें एक स्क्वायर शेप है और यहाँ लेंथ में भी डाटा है, ब्रेड्थ में भी डाटा है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि गुरुवयूर टेम्पल है केरला का, इसने चीफ मिनिस्टर्स डिज़ास्टर रिलीफ फंड में जब 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी तो 5 करोड़ डोनेट किया था। तो इस चीज़ को केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था इस पर कि ये इलीगल है, क्योंकि जो टेम्पल का मनी है वो DT की प्रॉपर्टी है और वो जो वर्शिपर्स वहाँ आते हैं उनके कंट्रीब्यूशन से वो सोर्स हुआ है, तो इसलिए ये इलीगल हो जाता है कि अगर उस पैसे को डिज़ास्टर रिलीफ फंड में दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये एक परोपकारी काम है, टेम्पल डोनेशन को अगर CM फंड में दिया जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट चेंज कर दिया है। तो हमारे लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। SDRF को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 48(1)A के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 13 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये एक ऐसा प्राइमरी फंड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अवेलेबल होता है। जब भी कोई नोटिफाइड डिज़ास्टर आता है तो उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ये फंड जो है वो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। हर साल CAG इसको ऑडिट भी करते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है इस फंड में? 75% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए
और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 90% सेंट्रल कंट्रीब्यूट करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है हर साल ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ किया जाता है, जैसे ही फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करती है। कौन कौन से डिजास्टर्स को कवर किया जाता है एसडीआरएफ के अंडर? साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउडबर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव्स। अगर कोई लोकल डिजास्टर आता है, मतलब ऐसा डिजास्टर जो कि नोटिफाइड डिजास्टर की लिस्ट में नहीं है, नोटिफाइड डिजास्टर की लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकालती है। अगर कोई ऐसा डिजास्टर है जो लोकल नेचर का है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही आ सकता है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट इन फंड्स का 10% यूज़ कर सकती है। जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 है, वो कंपनीज एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था 2013 वाले में, इसलिए कोई भी इस फंड में अगर कंट्रीब्यूट करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो CSR एक्सपेंडिचर है, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में एक्सपेंडिचर में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली सीट्स को इंक्रीज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली गई है। उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि पेटिशन गई है कि जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2014 वाला, उसमें कहा गया था कि तेलंगाना की जो 119 असेंबली सीट्स हैं उनको बढ़ा के 153 कर दिया जाए और 175 जो आंध्र प्रदेश की सीट्स हैं उनको 225 कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पास्ट में सेंटर ने कहा था कि ऐसा कोई मूव सेंटर नहीं लेने वाला है जिससे इन दोनों असेंबली सीट्स में इंक्रीमेंट होगा। सेंटर ने साफ मना कर दिया था। तो इसमें हमारे पास रिलेटेड आ जाता है आर्टिकल 170 जो कि असेंबली सीट से रिलेटेड है। पूरा अच्छे से देख लेते हैं आर्टिकल्स को। जो आंध्र प्रदेश और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 लाया गया था, जिससे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कार्व आउट कर दिया गया था, उसका सेक्शन 26 क्या कहता है कि जो भी सक्सेसर स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उनकी सीट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी। 175 और 119 है, बढ़ा के 225 और 153 कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 170 आर्टिकल क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का केवल तभी किया जाएगा जब 2026 के बाद पहला सेंसस पब्लिश हो जाएगा, उसी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन किया जाएगा। 2026 तक फ्रीज कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दोनों आर्टिकल्स जो डीलिमिटेशन से रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। एक तो आर्टिकल 82, दूसरा आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करे हर सेंसस के बाद, और आर्टिकल 170 स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करने की बात करता है एज पर डीलिमिटेशन एक्ट, जो कि हर सेंसस के बाद बनाया जाएगा। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। कौन कौन मेंबर्स होंगे इसमें डीलिमिटेशन कमीशन में? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका नंबर और बाउंड्रीज ये तय करेंगे सो दैट जो भी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन है उसको नियरली इक्वल रखा जा सके। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स को रिजर्व करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और अगर इस कमीशन के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही चलेगा। डीलिमिटेशन कमीशन हमारे इंडिया में एक हाई पावर बॉडी है जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है, मतलब इसके जो भी डिसीजंस हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, ये एडिटोरियल आया है। ऑल तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पता है पाकिस्तान में काफ़ी सारा क्राइसिस आ रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। फ्लड्स आई थी, ऊपर से इतना ज़्यादा वहाँ लोन है, सबसे ज़्यादा तो फ्लड्स का असर देखा जा रहा है। तो ये कहा गया है आर्टिकल में कि पाकिस्तान के लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। इंडिया को इस केस में पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलते हुए, अपने रिलेशंस थोड़े खट्टे चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, उनको भूलते हुए पाकिस्तान के लोगों को देखकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये
पाकिस्तान के पीपल हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में रिलेटेड है, आपके पास एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये कहा गया है कि इंडियन मीडिया ने ये बताया है, रिपोर्ट दी है कि अभी तक पाकिस्तान को हमने कोई भी एड सेंड नहीं की है, और ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि शायद हम कोई एड पाकिस्तान को सेंड कर दें, लेकिन ना ही पाकिस्तान ने अभी भी किसी हेल्प के लिए इंडिया से बात किया। ऑल्दो ये आया था कि पाकिस्तान अपना ट्रेड रिज्यूम कर सकता है, जो ट्रेड उसने बंद कर दिया था जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। तो अब उसको रिज्यूम करने के लिए ये बात आई थी कि पाकिस्तान रिज्यूम कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आया है। कुछ पिछले रीजंस को देखते हुए इंडिया थोड़ा सा पीछे हट रहा है। इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार 2010 में क्या हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को हेल्प ऑफर की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को ह्यूमिलेट कर दिया। कैसे ह्यूमिलेट किया? पाकिस्तान ने इंडिया को कहा कि आपको कुछ भी हेल्प करनी है तो आप उसको यूनाइटेड नेशन के थ्रू करके हमें हेल्प करो, मतलब आप डायरेक्टली हमें कुछ हेल्प मत करो, उसको यूनाइटेड नेशन के रूट से आप हमें हेल्प करो। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि शायद इंडिया वेट कर रहा है कि पाकिस्तान हमसे रिक्वेस्ट करे, उसके बाद हम लोग पाकिस्तान की हेल्प करें। और यहाँ बात आती है कि यहाँ हमें डिस्टिंक्शन करना है, यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और पाकिस्तान के पीपल में। मतलब हमें गवर्नमेंट के कर्मों की सज़ा एक तरह से वहाँ के लोगों को नहीं देनी चाहिए, और हमें जल्दी क्विकली एक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दो पॉसिबल सिनेरियोज इस केस में बनते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट या तो इंडिया का ऑफर रिजेक्ट कर देगी और खुद को ट्रबल में रखना पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं टोमेटोज जो हैं वो 500 पर किलो मिल रहे हैं और ऑनियंस 400 रुपये पर किलो मिल रही हैं, तो अपने आप को ट्रबल में रख सकती है इंडिया के ऑफर को रिजेक्ट करके। और सेकंड है, पाकिस्तान ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है और अदर डोनर्स हैं जो भी पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं, वो मतलब उनके साथ इंडिया से भी वो हेल्प ले ले, इन सभी के साथ। तो अभी फिलहाल की करंट एस्टिमेशंस ये हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $30 बिलियन की ज़रूरत है अपने आप को रिलीफ और रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट होगा जो हमारी स्मार्ट डिप्लोमेसी को भी दर्शाएगा, और इंडिया इस टाइम पे साउथ एशिया का मेजर रीजनल पावर के तौर पे एक्ट कर सकता है, और ऐसे एक्ट कर सकता है कि सबसे पहले हमारे लिए ह्यूमैनिटी है, हम ह्यूमैनिटी को प्रॉम्प्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के हम अपने आप को इस साउथ एशिया रीजन की एक मेजर रीजनल पावर दिखा सकते हैं। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है लखीमपुर खेड़ी रेप विक्टिम्स की फैमिली से। जो SC पैनल है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का एक पैनल मिलने जा रहा है। तो यहाँ इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट है NCSC। NCSC हमें पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए काम करती है। आर्टिकल 338 इस कमीशन से डील करता है, मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 जो ओरिजिनली है वो एक नेशनल कमीशन प्रोवाइड करवाता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसकी ड्यूटी क्या है कि वो जो भी इनसे रिलेटेड इनके सेफगार्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट आती है उसको इंक्वायर करे, कोई भी प्लानिंग प्रोसेस अगर SC STs के लिए चलती है तो उस पर एडवाइस करे, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेप लिए जाने हैं तो उस पर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये काम NCSC ST का है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल 338 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करवाता है कि हमें एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, और ये स्पेशल ऑफिसर कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे। 65th अमेंडमेंट 1990 में किया गया, जिसमें ये जो 1 मेंबर सिस्टम था NCSC और ST वाला, इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब पहले 1 मेंबर थे, अब मल्टी मेंबर इसमें आ जाएंगे। फिर और ये जो 65 अमेंडमेंट था इसने आर्टिकल 338 को अमेंड कर दिया। फिर आया 89th अमेंडमेंट आर्टिकल 2003 में। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST था अब SCs के लिए अलग और STs के लिए अलग बना दिया गया 2004 में। NCSC वाला आर्टिकल 338 से एडमिनिस्टर होगा, और जो STs के लिए अलग से
कमीशन बनाया है उसके लिए आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया आर्टिकल 338A। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे, जिन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फंक्शंस क्या हैं इसके? जो भी एससी से रिलेटेड कोई भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने के इश्यूज हैं उनको ये मॉनिटर भी करेंगे और इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। जहाँ भी कहीं एससी के राइट्स का खनन हो रहा है उन्हीं कंप्लेंट्स को ये इंक्वायर करेंगे। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहेंगे कि एससीज की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे की जानी चाहिए। उसके बाद अपनी रेगुलर रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट कराते हैं सो दैट जो भी एससीज के लिए सेफगार्ड है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ये स्टेप्स रेकमेंड करते रहते हैं। उसके बाद ये एससी कम्युनिटी के वेलफेयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए भी टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। उसके बाद ये एससी के साथ साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी काम क्या करते हैं, आपको बताना है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे एंग्लो इंडियन की जो सीट्स रिजर्व थी पार्लियामेंट में उनको हटा दिया गया? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 2018 तक ये ही कमीशन था जो कि ओबीसी के लिए भी सेम फंक्शंस डिस्चार्ज किया करता, लेकिन 102nd अमेंडमेंट से ओबीसी के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब इसके पास केवल एससी के मैटर्स को डील करने का ही काम है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो कन्विक्ट्स हैं उनके बायोमेट्रिक्स के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये जो रूल्स है ये किसके अंडर है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, जो कि पुलिस को ये पावर देता है कि वो कन्विक्ट्स के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकती है और जो भी कोई क्रिमिनल है जिसने कोई क्राइम किया है उसके सैंपल्स पुलिस ले सकती है। और रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसके पास ये पावर है कि वो मेजरमेंट्स जैसे फिंगर इम्प्रेशंस, पाम प्रिंट इम्प्रेशंस, फुटप्रिंट इम्प्रेशंस, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स और उनका एनालिसिस, जैसा कि सेक्शन 53 और 54 में सीआरपीसी के दिया गया है, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन ले सकता है। और ऐसा करने के लिए उस ऑथोराइज्ड पर्सन को अगर कोई क्रिमिनल केस में पर्सन एक्यूज्ड है तो उस केस में एक एसपी की रैंक से ऊपर वाले पर्सन का उस ऑथोराइज्ड यूज़र को एक तरह से नोड लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, तभी वो उस एक्यूज्ड के सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, क्योंकि अभी ये नया आया है। इसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिप्लेस कर दिया, जो कि कॉलोनियल एरा का लॉ था। और इसमें पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर थी कि वो जो कन्विक्टेड, अरेस्टेड या फिर ट्रायल फेस करने वाले पीपल हैं क्रिमिनल केसेस में, उनके मेजरमेंट्स ले सकती है। अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है तो और अदर मेजरमेंट्स भी ली जा सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अब जो नया एक्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 28 मार्च 2022 को। बिल में क्या कहा गया था कि किस टाइप का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, किस किस पर्सन से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी कलेक्शन के लिए ऑथोराइज है और उस डाटा को सेंट्रल डाटाबेस में स्टोर किया जाएगा। ये सभी इस नए बिल में प्रोविज़न दिए गए थे। 1920 वाला एक्ट था और अभी जो 2022 में बिल आया था, दोनों में ये कहा गया था कि अगर जो एक्यूज्ड है वो अपना सैंपल देने से मना कर देता है, डाटा देने से मना कर देता है, रेजिस्टेंस या फिर रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। कैसा ऑफेंस? कि वो एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, ऐसा ऑफेंस ये माना जाएगा। जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये ऐसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की सेंट्रल एजेंसी होगी। इस डाटा को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर किया जा सकता है। स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट जो होंगी वो एजेंसीज को नोटिफाई कर सकती हैं कि वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में ऐसे डाटा को कलेक्ट, प्रिजर्व और शेयर करके रखें। जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 75 ईयर्स के लिए रखा जाएगा। रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा उन पर्सन्स के लिए जो कि आफ्टर अपील छूट जाते हैं, मतलब जो कि बेगुनाह साबित हो जाते हैं या फिर बिना ट्रायल के रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे केसेस में जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट है वो डिटेल्स के लिए बोल सकते हैं, रीजंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं राइटिंग में। सीआरपीसी 1973 में ये प्रोविज़न थे कि कन्विक्ट्स का डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। सीआरपीसी में ये भी था कि क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या होगा
और इसने CRPC ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी उनको ये पावर दी थी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो डाटा को कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज कर सकती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि हमारे जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो इजिप्ट गए हैं, इजिप्ट की विजिट पे हैं और वहाँ उन्होंने इजिप्ट के मिनिस्टर के साथ डिफेंस को प्रोडक्शन पे फोकस करने के लिए एग्री किया है। सबसे पहले एक चीज़ आप ये देख लीजिए, नाम है एक सिटी का कायरो, CAIRO। आपको ध्यान रखना है कि ये इजिप्ट की एक सिटी है, प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका में इंडिया का इजिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा बायलेटरल ट्रेड दोनों का एक्सपेंड हो रहा है। उसके बाद इजिप्ट ने हमारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने में भी इंटरेस्ट दिखाया है। इजिप्ट गवर्नमेंट हमारा इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अपनी फाइटर रिक्वायरमेंट के लिए हमसे खरीद सकती है, ऐसा चांसेस बताए जा रहे हैं। उसके बाद इजिप्ट जो है, अभी इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो इजिप्ट ने उसको कमेमोरेट करने के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इजिप्ट के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 18 अगस्त 1947 से स्टार्ट हो गए थे, हमारी इंडिपेंडेंस के 3 दिन बाद से ही। और दोनों कंट्रीज़ जब 1955 में दोनों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, उसके बाद दोनों कंट्रीज़ में क्लोजनेस और ज़्यादा आ गई। इंडिया और इजिप्ट दोनों ही वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और दोनों की एक लंबी हिस्ट्री है एंगेजमेंट की एक दूसरे के साथ। जो अशोका के एडिक्ट्स हैं वो इजिप्ट के साथ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। टॉलमी 2 के टाइम पे हमारे इजिप्ट के साथ कैसे रिलेशंस थे उसके बारे में अशोका के एडिक्ट्स बताते हैं। रिसेंट में महात्मा गांधी और जो वहाँ के लीडर थे इजिप्ट के साथ, ज़गलोल, उनके साथ जिन्होंने दोनों ने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए कॉमन गोल्स शेयर किए थे, यहाँ एक रिलेशन बन जाता है। और इजिप्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इजिप्ट का जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो इंडिया है और इजिप्ट का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी इंडिया है और 7th लार्जेस्ट इजिप्ट की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी इंडिया है। आपको ध्यान रखना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट एयरफोर्स ने दोनों ने साथ में मिलकर जॉइंट टैक्टिकल एयर एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था डेजर्ट वॉरियर। नाम ध्यान रखना है आपको। एक स्पेशल फोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली थी साइक्लोन 1 इजिप्ट और इंडिया के बीच में, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई। तो आपको ध्यान रखना है साइक्लोन 1 इजिप्ट और इंडिया के बीच में थी। उसके बाद एक मिलान 2022 वाली जो इंडियन नवाल एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज पार्ट करती हैं, उसमें 2 इजिप्टियन नेवी ऑफिसर्स ने भी पार्ट लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये कल भी देखा था कि चाइना ने ये जो मीर है टेररिस्ट, उसकी लिस्टिंग UNSC की 1267 कमिटी सैंक्शन लिस्ट में लिस्टिंग करने को ब्लॉक कर दिया है। मतलब ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाता अगर चाइना इस मूव को ब्लॉक नहीं करता तो। और हमें पता है 3 महीनों में चाइना ने ऐसा तीसरी बार किया है कि हमारे मूव को इसने ब्लॉक कर दिया है। ये जो 1267 कमेटी है UNSC की, इसमें क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल को किस कंडीशन पे टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ हमारे लिए UNSC के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। UNSC को 1945 में UN चार्टर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। UN का ये 1 ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। 5 ऑर्गन्स कौन कौन से UN के? UNGA ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट, और छठा है UNSC। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में है। मेंबर्स इसके 15 हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिन्हें 2 साल के लिए हर बार इलेक्ट किया जाता है। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? US, रशिया, फ्रांस, चाइना और UK, ये इसके 5 मेंबर्स हैं। इंडिया 8th टाइम इलेक्ट हुआ था एज ए नॉन परमानेंट मेंबर 2021 में और 2 साल के लिए हम ये पोजीशन होल्ड करेंगे। हर साल जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। टोटल 10 होने होते हैं लेकिन हर साल 5 को करती है 2 साल की टर्म के लिए। और ये जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं ये रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि हर रीजन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। और काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होती है 15 मेंबर्स के बीच। आपको ध्यान रखना है एवरी मंथ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ गलती हो सकती है। वोटिंग पावर
हर मेंबर के पास एक एक वोट होता है, लेकिन जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है। अगर किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने नो में वोट कर दिया तो वहीं की वहीं जो रिजोल्यूशन है वो ब्लॉक हो जाता है। कोई भी ऐसा मेंबर जो यूनाइटेड जो एससी का मेंबर नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, अगर उस मेंबर के स्पेसिफिकली इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहे हैं तो उस टाइम पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट वोटिंग। ये इसमें इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि फूड सिक्योरिटी की कॉस्ट पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि फूड क्या है, एक एसेंशियल फंडामेंटल राइट है और हमारे फार्मर्स इससे एक तरह से एनकरेज होंगे जब डेवलपिंग कंट्रीज़ फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगी, उनको इंश्योर करेंगी और ये उनको आश्वासन दिलाएंगी कि फूड के राइट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जैसे राइट है फार्मर्स का फूड को प्रोड्यूस करना, इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे डिपेंडेंस है उसके लिए मतलब फार्मर्स को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ही करेगी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की तरफ स्विच करना हमारे लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो ब्रीडिंग चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पे स्विच करके हम उन चैलेंजेस के लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ स्विच करेंगे और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व करते हुए और यूज़ करते हुए दोनों को साथ में सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको FAO की 31st सेशन में अडॉप्ट किया गया था 3 नवंबर 2001 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कि वो हमारी क्रॉप्स की डाइवर्सिटी में फार्मर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की एक ग्लोबल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए जहां फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट तीनों के पास प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सेस हो। और किस लिए किया गया था कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करना है और इनको सस्टेनेबली यूज़ करना है फूड और एग्रीकल्चर के लिए, और जो भी इनसे बेनिफिट्स निकलेंगे उनको फेयर और इक्विटेबल मैनर में शेयर करना है इन द हार्मोनी विद कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको सीड ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है और जो भी वर्ल्ड के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और फूड एंड एग्रीकल्चर हैं उनको कंजर्व, एक्सचेंज और सस्टेनेबल यूज़ किया जाता है। इंडिया इस ट्रीटी का एक सिग्नेटरी है और इसी ट्रीटी के रिस्पॉन्स में हमने एक एक्ट भी इनेक्ट किया था 2001 में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। इसका एम था कि फार्मर्स और ब्रीडर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्म प्रोड्यूस को सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सो रिसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सीड ऑफ वेराइटी प्रोटेक्टेड अंडर PVP। ये जो एक्ट है इसके अंडर जो एक्ट है ये सीड ट्रीटी के आर्टिकल 9 के कंप्लायंस में बनाया गया है और इस एक्ट के प्रोविजंस में 138 फार्मिंग कम्युनिटीज़ को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से नवाजा गया था बाय प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है ऐसे फार्मर्स को जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में एंगेज हैं और इकोनॉमिक प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, उसमें एंगेज हैं, ऐसे फार्मर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। 2019 में पेप्सिको ने गुजरात फार्मर्स पे इसी एक्ट के प्रोविजंस को इन्वॉक करने के लिए केस कर दिया था। ये न्यूज़ आई थी, तो आपको थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड। ऑयल मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि विंडफॉल टैक्स को रिव्यू किया जाना चाहिए और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनको विंडफॉल टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। कौन सी फील्ड्स को एग्जेम्पशन की डिमांड की है? जो ऐसी फर्म्स हैं जिनमें बिड जो है वो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो रही है या फिर रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो रही है, उनकी डिमांड है कि इस विंडफॉल टैक्स से इनको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इनके बीच में। जो ये PSC और RSC का रिजाइम है, इसमें एक ऐसी सिचुएशन
ऑपरेटर्स के सामने बन जाती है। जब विंडफॉल टैक्स अगर इस केस में लगाया जाता है तो इतना विंडफॉल टैक्स की वजह से उन्हें गेन नहीं होता जितना उनको पे करना पड़ता है, मतलब इतनी उनकी अर्निंग नहीं हुई थी जितना उन्हें पे करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि ये पीएससी और आरएससी वाले केस में विंडफॉल टैक्स ना लगाया जाए और इस नई लेवी का एक रिव्यू लिया जाए, सो दैट जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है इसके ऊपर ये कितना एडवर्स इफेक्ट करती है उस सभी को चेक किया जाए। ऐसे ही फर्म्स ने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं क्योंकि इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वे इकोनॉमिकली अनवाइबल हो जाते हैं और जो क्लोज हैं, कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज है, उसका वायलेशन होता है। तो आपको मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले बताया था विंडफॉल टैक्स है क्या, दोबारा से बता देती हूँ। देखो ये आर्टिकल आया था, पूरा का पूरा हमने अच्छे से समझा था कि विंडफॉल टैक्स है क्या। विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जब कोई कंपनी किसी एक्सटर्नल सोर्स से बिना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए, बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए कोई एंटीसिपेटेड इनकम गेन करती है, मतलब बिना किसी एफर्ट के एकदम सडनली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किसी कंपनी का हो जाता है बिना किसी एफर्ट डाले, मतलब उसने कुछ भी अपनी तरफ से किया नहीं लेकिन एकदम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उसको हो गया, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाने की बात की गई है उसका नाम है विंडफॉल टैक्स। ऐसा सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया था क्योंकि पेंडेमिक की रिकवरी के बाद और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये देखा गया था कि ऑयल कंपनीज जो हैं वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए सो दैट ये जो टैक्स है गवर्नमेंट के लिए सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम का काम करेगा और इस टैक्स का यूज़ सोशल वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग के लिए किया जा सकेगा। इंडिया में भी जुलाई में ये टैक्स अनाउंस कर दिया गया था डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे, सो दैट जो भी हाई ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट रीप कर रहे थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। ये पूरा विंडफॉल टैक्स से मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसमें यही इंपॉर्टेंट था आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वर्ल्ड बैंक की आर्म जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन उसको अर्ज किया है कि वो इंडिया को लैंड कर दे कुछ। तो आईएफसी के बारे में देख लेते हैं। ऑल्दो वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना था हमें, लेकिन कोई और आर्टिकल आएगा तो मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगी। 5 इसकी आर्म्स हैं वर्ल्ड बैंक की और आईएफसी इनमें से एक है। आईएफसी के बारे में देखते हैं आज केवल। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, एडवाइजरी ऑफर करता है और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हैं। 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक प्राइवेट सेक्टर आर्म के तौर पे, और इसका काम क्या था कि जहाँ भी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है या फिर केवल स्ट्रिक्टली प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है वहाँ ये पैसे देता है और इसका काम है, इसका पर्पस है कि डेवलपमेंट के काम को प्रमोट किया जाए और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। जो आईएफसी है ये मेंबर कंट्रीज़ द्वारा ओन और गवर्न किया जाता है। इसका खुद का एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, मतलब ओन और गवर्न तो मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, लेकिन खुद की इसकी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है और स्टाफ है जो कि इसका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। ये एक ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जहाँ शेयर होल्डर्स ही मेंबर्स हैं और यही पेड इन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं और इन्हीं के पास सभी मैटर्स पे वोट करने का राइट है। रोल और फंक्शन क्या है? 2019 से जो आईएफसी है इसने डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और अपने प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफिकली टारगेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये कर रहा है। इसका गोल है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, माइक्रो फाइनेंस का एक्सेस बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस किया जाए, स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और क्लाइमेट हेल्थ में इन्वेस्ट किया जाए। ये काफ़ी डेट के एरे को ऑफर करता है, मतलब काफ़ी तरीक़ों से आप इससे डेट ले सकते हैं और फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और ऐसी कंपनीज जो रिस्क फेस कर रही है उनकी हेल्प करता है। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को ये एडवाइस भी करता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करवाता है सो दैट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को फर्दर सपोर्ट किया जा सके। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इथरम से रिलेटेड। इथरम ने मर्ज कर लिया है और ये आर्टिकल है कि इसका क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों की डेफिनेशन में क्लियर कर देती हूँ। एक तो प्रूफ ऑफ स्टेक है, एक प्रूफ ऑफ वर्क है। इन दोनों के बीच आप एक बार डिफरेंस देख लीजिए, फिर आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आएगा। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? एक ऐसा इनोवेशन जो कि एनर्जी इनोवेशन को ड्राइव करता है।
प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो भी रिच है, सबसे ज़्यादा रिच है, वही अपना कंट्रोल करेगा दूसरों के ऊपर। प्रूफ ऑफ वर्क में ये एक इनोवेशन है जो कि इनोवेशन को ही ड्राइव करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक है जो ये इंश्योर करता है कि जो सबसे ज़्यादा रिच है वो दूसरों को कंट्रोल करेगा। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और ब्लॉकचेन नेटवर्क पे क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करते हैं। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि वो ट्रांजैक्शंस को ऐड करने के लिए यूजर्स को चूज कैसे करेंगे, उनको क्वालिफाई कैसे करेंगे, ये सबसे मेन डिफरेंस आ जाता है। जो प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, दोनों एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करते हैं ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए, और इसी के थ्रू यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए ऐड किया जाता है। जो प्रूफ ऑफ स्टेक है ये चाहता है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने क्रिप्टो करेंसी को कोलेटरल की तरह रखें और उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सक्सेसफुली अप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी देता है। प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक से ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन ये स्लो है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। थोड़ा सा आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देख लो, एथरम ब्लॉकचेन जो है वो एक नए वे पे ट्रांजिट कर रहा है, अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने का नया वे अडॉप्ट कर रहा है। इसको एथरम मर्ज इवेंट कहा गया है क्योंकि इससे क्रिप्टो का और वेब 3 का नेचर चेंज हो जाएगा। वेब 3 के बारे में हमने परसों पढ़ा है, आई थिंक डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद अब एथरम में प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म को यूज़ किया जाएगा, जिसकी हेल्प से जो एथरम की एनर्जी कंजप्शन थी, कहा जा रहा है कि वो 99.95% तक कम हो जाएगी। पहले एथरम प्रूफ ऑफ वर्क वाले मैकेनिज्म को यूज़ करता था, अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाले को यूज़ करेगा। एथरम है क्या? एथरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को बनाने के लिए, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, या फिर क्रिप्टो टोकन्स को बिल्ड करने के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी करेंसी है ईथर, और ये बिटकॉइन से सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहले आती है बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरे नंबर पे आती है ईथर। और जो जिस वे से इथरम जो है ब्लॉकचेन बिल्ड करता है, वो उसके केवल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा साइबर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म्स की, और नया मैकेनिज्म लाने की क्या ज़रूरत थी। जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको ब्लॉकचेन पे कंसेंसस मैकेनिज्म की हेल्प से प्रोसेस किया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? मतलब जिन्हें कोई भी हैंडल नहीं कर रहा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी जिन्हें हैंडल नहीं कर रही, जिन्हें पीपल खुद, यूज़र खुद हैंडल करते हैं, ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनको ब्लॉकचेन पे कंसेंसस मैकेनिज्म, कंसेंसस क्या होता है? सभी लोगों की सहमति, ऐसे मैकेनिज्म से उनको ऑपरेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जो एथरम का फॉर्मर मेथड था, पुराना मेथड था, प्रूफ ऑफ वर्क, उसको बिटकॉइन आज यूज़ कर रहा है। इथरम ने तो प्रूफ ऑफ स्टेक कर लिया, लेकिन बिटकॉइन आज भी प्रूफ ऑफ वर्क को यूज़ कर रहा है। उसको ज़्यादा हार्डवेयर, पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है और ज़्यादा हीट जनरेट करता है। ये एनर्जी फिर ऐसी मैथमेटिकल पजल्स को प्रोसेस करने में यूज़ की जाती है, जिनके सॉल्यूशन से ही जो ट्रांजैक्शन है उसका, जो क्रिप्टो को रिवॉर्ड मिलना है, कौन से माइनर्स को क्रिप्टो का रिवॉर्ड मिलेगा, ये उसी सॉल्यूशन से निकाला जाता है। उन मैथमेटिकल पजल्स के सॉल्यूशन से ये निकाला जाता है, और ये एनर्जी उसमें यूज़ होती है। इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड किया गया है क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग का लोकल कम्युनिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके कॉमन सेंटर्स कहाँ थे? पहले चाइना में थे, लेकिन चाइना ने अभी टोटल क्रिप्टो बैन कर दिया है। यूएस में आज भी हैं, रशिया में है, कजाकिस्तान में है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट सस्ते हैं और कोल्डर क्लाइमेट पाया जाता है। और इथरम की वेबसाइट ने एडमिट किया है कि जो क्रिप्टो की टोटल एनुअलाइज्ड पावर कंजम्पशन थी, वो फिनलैंड जो पूरी कंट्री है उसकी पावर कंजम्पशन जितनी थी, और कार्बन फुटप्रिंट इतना निकलता था जितना स्विट्ज़रलैंड का निकलता है। तो आप देख सकते हैं इथरम ने खुद एडमिट किया है ये। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्रिप्टो माइनिंग बैन के लिए प्रोविज़न दिया था, लेकिन चाइना ने एक्चुअली में नेशन वाइड क्रैकडाउन कर दिया क्रिप्टो माइनर्स को। उसके बाद एक बैकलैश के रिस्पॉन्स में इथरम ने प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच कर लिया है, जहां जो इथर ओनर्स होंगे उनका खुद का स्टेक लगेगा। मैंने बताया था कोलेट्रल उनकी लगेगी अब, और
इसी कोलेटरल की हेल्प से वो नई ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और उसी के बदले इन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस नए मैकेनिज्म पे बटे हुए हैं, मतलब उन्हें कि क्या ये जो नया मैकेनिज्म है ये हैकर से ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, इस ओपिनियन पे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। थ्योरेटिकली देखा जाए तो दोनों ही वेरिफिकेशन मेथड्स को हैक किया जा सकता है, लेकिन इथरम ने ये क्लेम किया है कि प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या जो बिटकॉइन है वो भी अब प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे स्विच कर जाएगा? ऐसा बहुत कम चांसेस है। क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन को बनाया था सतोशी नाकामोटो ने, ये क्रिएटर थे बिटकॉइन के, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये जो नाकामोटो है ये कोई पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके जो फाउंडर है उसका किसी को पता नहीं है। और जो ऑनेस्ट एक्टर्स होते हैं वो इसमें सीपीयू की पावर के एक मेजर पार्ट को कंट्रोल करते हैं और इलिसिट एक्टर से ट्रांजैक्शन को सेव करके रखते हैं। इसलिए बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइजेशन एडवोकेट्स के द्वारा प्रेज किया गया है, क्योंकि इसके फाउंडर्स ऐसे हैं जो इसके काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। और अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन वाले प्रिंसिपल्स वायलेट हो जाएंगे, जो कि बिटकॉइन वाइट पेपर में साफ साफ लिखे गए हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होगा, कुछ लोग इसको कंट्रोल करेंगे, कुछ जो कोलेटरल अपना देंगे वही इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसके प्रिंसिपल्स के वायलेशन में आ जाएगा। उसके बाद इथरम को किसने किया था? इथरम को को-फाउंड किया था विटालिक बुटेरिन ने, जिसकी ट्विटर पे एक एक्टिव प्रेजेंस देखी जा सकती है। ये काफ़ी सारी क्रिप्टो इवेंट्स को भी अटेंड करते हैं और इनकी जो ब्लॉकचेन है वो एक पावरफुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बैक की जाती है, मतलब इनके पास एक सपोर्ट है। वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन था, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था, यहाँ एक एनपीओ सपोर्ट कर रही है, उसको बैक कर रही है। तो ये फ़र्क आप बिटकॉइन और इथरम में देख सकते हैं। जो इथरम है इसके माइनर्स जो होंगे वो कोई भी वैलिड ब्लॉक अब प्रोड्यूस नहीं करेंगे इथरम ब्लॉकचेन के लिए, और अभी के हिसाब से कोई भी अदर टॉप कॉइन इस पे इथरम की स्टाइल पे चलने की, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करने की नहीं सोच रहा है, उस पर स्विच करने की नहीं सोच रहा है। ऑल्दो कहा यह गया है हो सकता है कि दोनों ही चेन्स जो हैं दोनों ही एक साथ को एग्जिस्ट कर जाएं, ऐसा इथरम क्लासिक ने ट्वीट किया है। तो ट्रेडर्स की नज़र है मार्केट पे और चार्ट्स पे कि जो प्रूफ ऑफ वर्क के कॉइन्स का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से क्या प्राइस लिफ्ट होता है, क्योंकि इथरम ने तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच कर लिया है, तो क्या प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करने वाले कॉइन्स का प्राइस बढ़ता है या नहीं, ये देखने वाली चीज़ होगी हमारे लिए। यही था इम्पोर्टेंट। वोकैबुलरी देख लेते हैं हम। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, रिनेज, रिनेज का मतलब इनकार, डिनाइल, माल फंक्शन। दूसरा वर्ड है रेलिश, रेलिश का मतलब आनंद लेना, रेवेल, एंजॉय, डिलाइट। दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, वोकैबुलरी धीरे धीरे आपकी अच्छी हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट? किस किस फैक्टर्स की वजह से प्राइस राइस का अफेक्ट होगा? एमएसपी की वजह से होगा, बिल्कुल होगा एमएसपी की वजह से। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग की वजह से, बिल्कुल होगा, कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से राइस का प्राइस बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी राइस के प्राइस को अफेक्ट करेगी। गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्टॉक करके रखेगी उस टाइम भी राइस के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग भी अफेक्ट करेगी। कंज्यूमर सब्सिडीज़ ये भी अफेक्ट करेंगी, अगर कंज्यूमर्स को ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलेंगी तो नॉर्मल पीपल के लिए जो राइस का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि चारों इसको अफेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।